अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्रीनलैंड इस वक्त दुनिया के फोकस में क्यों है। क्यों जो से हैं ट्रम्प ग्रीनलैंड को बहुत चाहने लगे हैं और आज से पहले ग्रीनलैंड किसके पास था, इसकी हिस्ट्री क्या है, ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है, ग्रीनलैंड में रिसोर्सेज क्या हैं और ग्रीनलैंड का फ्यूचर क्या है, इंटरनेशनल लॉ इसके बारे में क्या कहता है, ये सब आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बताऊँ कि ग्रीनलैंड जो सा है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है और तकरीबन 80% जो सा है ग्रीनलैंड वो कवर है आइस शीट से। बाकी 20% पे कुछ आबादी है, ये रॉकी टेरेन है, कुछ आप समंदर के साथ लोग रह रहे हैं और उनका सर्वाइवल भी वहाँ पे इसी वजह से है, कुछ फ़िशिंग के ऊपर और कुछ और शिकार करने से वो सर्वाइव करते हैं। कम्युनिटीज़ जो ग्रीनलैंड में है ये वहाँ के लोकल लेवल पे सर्वाइव करती हैं और इनको दानिश गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, पैसे देती है इनको सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए। तो सब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ग्रीनलैंड जो सा है ये इम्पोर्टेंट क्यों है दुनिया के लिए। ग्रीनलैंड के इम्पोर्टेंट होने की बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहले ये स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है, फिर इसके रिसोर्सेज हैं, फिर ये दुनिया में वर्ल्ड वार 2 में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था क्योंकि ये सी रूट्स को कंट्रोल करता है। अब ग्रीनलैंड में आइस शीट जोन सी हैं वो मेल्ट हो रही हैं तो ये मिनरल्स की तरफ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चला जाएगी बात। तो इसलिए ग्रीनलैंड इस टाइम फोकस में आया हुआ है और अमेरिका जो सा है वो चाहता है ग्रीनलैंड उनकी तरफ आ जाए, उनके साथ शामिल हो जाए। इन सब रीजन्स को देखते हुए ग्रीनलैंड कुछ कैपिटल है वो न्यूयॉर्क है और वहाँ पे तकरीबन पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, 1/4 के आसपास पॉपुलेशन वहाँ पे सर्वाइव करती है। ग्रीनलैंड में ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो 90% जो से वो ग्रीनलैंडर्स ही हैं, बाकी जो से हैं वो छोटे मोटे ट्राइब्स हैं जो कि वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। अब ग्रीनलैंड में रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, आपको ग्रीनलैंड के अंदर आयरन और लेड, जिंक, रेयर अर्थ मिलेंगे, यूरेनियम, फिश और पॉसिबल ये है कि ऑयल और गैस के रिजर्व भी वहाँ पे हैं। ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 65 से 68,000 लोग ग्रीनलैंड में, सिर्फ इतने से लोग वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। लेकिन फिर भी ये दुनिया के लिए इस टाइम फ्लैश पॉइंट बना हुआ है क्योंकि ट्रम्प चाहते हैं ग्रीनलैंड उनके पास चला जाए। तो बात करते हैं ग्रीनलैंड की अर्ली हिस्ट्री के ऊपर। तो पहला इंसान ग्रीनलैंड में कब गया था? 4500 साल पहले पहला इंसान ग्रीनलैंड में गया था। उसके बाद 982 एडी में वाइकिंग एक्सप्लोरर थे एरिक दी रेड, वो ग्रीनलैंड में गए और कुछ अर्सा वो कम्युनिटी वहाँ पे रही। ऑलमोस्ट 15 सेंचुरी के पास वो कम्युनिटी वहाँ से गायब होगी। अभी जो ग्रीनलैंड के अंदर जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं वो कम्युनिटी एंसेस्टर्स की है ग्रीनलैंड में, वो माइग्रेट करके आए थे 1200 एडी में और ये कम्युनिटी ग्रीनलैंडर्स की अभी भी ग्रीनलैंड के अंदर है। ओरिजिनली ये लोग 1200 एडी में ग्रीनलैंड में आए थे और उसके बाद जो टेक्नोलॉजीज आप ग्रीनलैंड में देखते हैं जिस तरह से डॉग लेट्स हैं या स्किन बोर्ड्स हैं, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी। अभी जो ग्रीनलैंडर्स की ज़्यादातर आबादी है वो इस ट्राइब से बिलोंग करती है। जो दानिश कॉलोनाइजेशन थी और इंटीग्रेशन थी वो बाद में हुई। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को रिटेन किया था जब डेनमार्क नॉर्वे से अलहदा हुआ था, यानी कि वो यूनियन डिज़ोल्व हुई थी, डेनमार्क की और नॉर्वे की यूनियन थी, वो 1814 में डिज़ोल्व हो गई और डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को रिटेन किया। तो ग्रीनलैंड को आप कॉलोनी कह सकते हैं, लेकिन थी ये डेनमार्क के पास। बाद में ये मैटर गया परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस में, जिसमें डेनमार्क और नॉर्वे ने कंटेस्ट किया और परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने नॉर्वे का क्लेम डिसमिस कर दिया था ग्रीनलैंड के ऊपर और डेनमार्क की सोवरेनिटी उन्होंने कंफर्म कर दी थी। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में डेनमार्क जीत गया। फिर हुआ क्या आगे? वर्ल्ड वार 2 की अगर बात करें तो डेनमार्क के एम्बेसडर वाशिंगटन में थे और उस टाइम जर्मनी जो था उसकी तरफ से थ्रेट था कि वो ग्रीनलैंड में आके बैठ जाएगा। तो जो डेनमार्क के एम्बेसडर थे उन्होंने यूएस को अलाउ किया कि वो अपनी बेसिस जो सी हैं वो ग्रीनलैंड में बना लें ताकि जर्मनी ग्रीनलैंड में न जा सके। तो यूएस को बेसिस बनाने की इजाज़त डेनमार्क ने उस टाइम दी वर्ल्ड वार 2 के थ्रेट में और ये एग्रीमेंट हुआ यूएस के दरमियान और डेनमार्क के दरमियान, जिसमें ग्रीनलैंड की जो सोवरेनिटी थी उसकी बात भी हुई कि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क से बिलोंग करता है लेकिन यूएस अपनी बेसिस बना सकता है, वो राइट्स यूएस को मिल गए। उसके बाद क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ा दुनिया की तरफ से, डीकोलोनाइजेशन की तरफ से, और डेनमार्क ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1953 में अमेंड किया और ग्रीनलैंड को क्या किया, उन्होंने राइट्स देने शुरू कर दिए सेल्फ गवर्नमेंट के और ग्रीनलैंड को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो एक उनकी अपनी सोवरेनिटी होगी, वो लोग भी रिप्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। तो डेनमार्क की पार्लियामेंट में ग्रीनलैंडर्स को सीट्स मिली इस अमेंडमेंट के बाद
उसके बाद क्या हुआ, सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ और इंडिपेंडेंस की तरफ बात चली। 1979 में होम रूल एक्ट आया, एक रेफरेंडम हुआ जिसके तहत एक ग्रीनलैंड एक पार्लियामेंट बनी और तकरीबन 70% जो वोटर्स थे उन्होंने ऑटोनमी के लिए वोट दिया इस रेफरेंडम में। तो सेल्फ रूल ग्रीनलैंड में आ गया इस रेफरेंडम के तहत। 2008 में एक और रेफरेंडम हुआ और 2009 में सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट जो सा था वो उसने ग्रीनलैंड को बहुत ज़्यादा ऑटोनमी दे दी। तकरीबन इस एक्ट के तहत ग्रीनलैंडर्स जो लोग थे उनको इंटरनेशनल लॉ में रिकग्निशन मिली, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रीनलैंडिक लैंग्वेज बन गई। कंट्रोल जो था मिनरल रिसोर्सेज का और बाकी सेक्टर्स का वो लोकल गवर्नमेंट को मिल गया। इस सेट के तहत इंडिपेंडेंस की तरफ आप कह लें बात चली गई, लेकिन एक इसमें हर्डल ये थी कि जो ग्रीनलैंडर्स हैं वो इंडिपेंडेंस क्लेम करते हैं, लेकिन उनको डेनमार्क की सपोर्ट भी चाहिए होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है। इसलिए मे बी अभी तक वो पूरी तरह से डेनमार्क से आज़ाद नहीं हुई, लेकिन वो अपने सॉवरन राइट्स रखते हैं, अपनी लोकल गवर्नमेंट, अपने रिसोर्स पे कंट्रोल, और डेनमार्क की पार्लियामेंट में उनकी सीट्स भी हैं। तो ये अभी तक ग्रीनलैंड के आप कह लें कि उनका हिस्ट्री से लेके उनकी ऑटोनमी तक की बात है। ऑटोनमी के बावजूद डिपेंडेंस उनकी फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा आपके उसके डेनमार्क के ऊपर है। अब अमेरिका के इंटरेस्ट जो से हैं वो कैसे बनना शुरू हो गए। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ग्रीनलैंड जो है वो आर्टिक और नॉर्थ अटलांटिक ओशंस के दरमियान है, और यूएस की जो स्पेस बेस है अमेरिका नदरन मोस्ट मिलिट्री फैसिलिटी जो सी है वो ग्रीनलैंड में है। 150 ट्रूप्स हैं यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अर्ली वार्निंग, ये बेस अर्ली वार्निंग दे देती है, किसी भी मिसाइल अटैक से पहले अर्ली वार्निंग देती है। तो इसलिए ये अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए ट्रम्प कहते हैं ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए वो कहते हैं कि हमें इसका पूरा कंट्रोल चाहिए। ट्रम्प कहते हैं कि अगर रशिया और चाइना ने इसका कंट्रोल कर लिया तो फिर ये यूएसए की सिक्योरिटी जो उनसे कंप्रोमाइज़ होगी। तो एक तो रीज़न ये है। दूसरा, सी लेंस पे जो कंट्रोल है वो ग्रीनलैंड में बैठने से होता है। आर्टिक या स्मेल्ट कर रही है, नए शिपिंग रूट्स आ रहे हैं, और अमेरिका चाहता है कि नए शिपिंग रूट्स पे उनका कंट्रोल हो। इस कंटेक्स्ट में कांग्रेसमैन है रैंडी फाइन, उन्होंने कहा है कि जो भी ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा ना वो आर्टिक शिपिंग लेन्स को कंट्रोल करेगा। इसलिए अमेरिका ग्रीनलैंड को चाहता है कि वो उसके साथ अब शामिल हो जाए। फिर रेयर अर्थ मेटल्स भी ग्रीनलैंड के अंदर हैं। ग्रीनलैंड के पास जो से यूरेनियम, बाकी रेयर अर्थ मेटल्स और क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो वहाँ पे यूएस चाहता है कि फ्यूचर में जो नीड्स हैं मिनरल्स के हिसाब से यूएसए की, वो ग्रीनलैंड से पूरी हो सकती हैं उसके एक्सप्लोरेशन से। फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का एक नेचुरल मौका मिल रहा है। आइस शीट जब रिट्रीट करेगी तो जो भी डिपॉजिट्स हैं, कोई फिशिंग की आप अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, कोई मिनरल्स निकलेंगे, वो भी यूएसए चाहता है कि वो यूएसए उनसे फ़ायदा उठाए। उसके अलावा एक आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में बताऊं कि ये यूएसए का इंटरेस्ट जो सा है ये अभी नहीं पैदा हुआ। यूएसए ने ग्रीनलैंड को बाय करने की बात बहुत पहले स्टार्ट की थी, 1867 में बात स्टार्ट हुई थी, और वर्ल्ड वार 2 के बाद चूँकि यूएसए की बेसिस वहाँ पे थी, यूएसए ने ऑफ़र किए थे $100 मिलियन इन गोल्ड डेनमार्क को कि वो ग्रीनलैंड यूएसए को दे दें। लेकिन उस टाइम पे डेनमार्क ने रिफ्यूज़ कर दिया था और कहा था कि हम ग्रीनलैंड को सेल नहीं करेंगे, लेकिन यूएसए की बेसिस वहाँ पे हैं। अब रीसेंट पॉलिटिक्स के अंदर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो फ्रेम किया है अपना ग्रीनलैंड के ऊपर क्लेम, उसके जो रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेटजिक मिनरल्स वाइज सी रूट्स के अलावा, एक रीज़न ये भी है कि ट्रंप कहते हैं कि जो उनका गोल्डन डोम का प्रोजेक्ट है जो कि अमेरिकन सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ग्रीनलैंड को होना ज़रूरी है। और वो कहते हैं कि अगर रशिया और चाइना वहाँ पे आ गए तो उनका ये जो ख्वाब है अमेरिकन सिक्योरिटी का वो पूरा नहीं हो पाएगा। जो मिसाइल सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम वो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उसके लिए वो ग्रीनलैंड चाहते हैं। तो ये एक और रीज़न है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। अब ट्रंप ने क्या थ्रेट दिया है कि अगर आप ग्रीनलैंड को नहीं देते तो क्या करेंगे ट्रंप। उन्होंने कहा है मैं 10% टैरिफ जो से हैं वो लगा दूंगा 8 यूरोपियन नेशंस के ऊपर, जो भी यूएस का कंट्रोल अपोज करेंगी उन पे 10% टैरिफ लगा देंगे, और वो कह रहे हैं मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ। इसके अलावा
आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कांग्रेसमैन रैंडी फायर ने एक एक्ट पास करवाया है 12 जनवरी 2026 को, और उन्होंने कहा है कि ट्रंप जो भी मीन्स अडॉप्ट करना चाहते हैं ग्रीनलैंड को साथ शामिल करने के लिए, ट्रंप करें, कोई मसला नहीं है, हमें ग्रीनलैंड चाहिए क्योंकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको अपोज करते हैं। और एक बात और भी है, रिसेंट सर्वे के मुताबिक 10 में से 9 अमेरिकन ये नहीं चाहते कि बाय फोर्स ग्रीनलैंड लिया जाए। हाँ, कुछ सपोर्ट करते हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाय फोर्स नहीं। अब इंटरनेशनल लॉ इसके बारे में क्या कहता है? यूएन का आर्टिकल है 2, उसकी क्लॉज 4, वो किसी भी किस्म का यूज़ ऑफ फोर्स को किसी भी नेशन के खिलाफ कंडेम करता है। तो इंटरनेशनल लॉ तो इसको कंडेम करता है। इसी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन राइट्स जो से हैं वो इसको कंडेम करते हैं। लोगों की कंसेंट के बगैर ग्रीनलैंड को आप नहीं ले सकते। ग्रीनलैंड के लोगों की कंसेंट के बगैर आप ग्रीनलैंड को नहीं ले सकते। फिर सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट इंटरनेशनल लॉ के अंदर, वो सेल्फ गवर्नमेंट का एक्ट उसके तहत पास हुआ था जिसने रिकॉग्नाइज़ किया था ग्रीनलैंडर्स का राइट कि वो अपने इश्यूज़, अपने पॉलिटिकल इश्यूज़, अपने लोकल इशू को डिसाइड करें। तो वो सारे का सारा राइट ग्रीनलैंडर्स के पास है कि वो डिसाइड करें कि उन्होंने किस तरफ जाना है। इंटरनेशनल लॉ जो सा है वो किसी भी क्लॉज के तहत अलाउ नहीं कर सकता कि अमेरिका उसको ज़बरदस्ती ले ले। तो इंटरनेशनल लॉ जो सा है वो बिल्कुल नहीं करेगा। फिर जो 1951 में डिफेंस ऑफ ग्रीनलैंड के ऊपर एग्रीमेंट हुआ था डेनमार्क और यूएसए के दरमियान, उसमें ये बात रीअफर्म की गई थी कि ये सोवरेनिटी जो सी है ये डेनमार्क की है, यानी कि ग्रीनलैंड डेनमार्क की सोवरेनिटी के अंदर फॉल करता है। तो ये भी इंटरनेशनल लॉ के तहत ये एग्रीमेंट है जिसको यूएसए वायलेट नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। फिर यूएन की डीकोलोनाइजेशन के ऑप्शंस में रेजोल्यूशन नंबर 1541 जो सी है उसने ग्रीनलैंड को कॉलोनी से बाहर निकाल दिया, यानी कि कॉलोनी की लिस्ट से निकाल दिया था 1954 में। और अब जो सा है ग्रीनलैंड का जो स्टेटस है वो डोमेस्टिक लॉ पे है, यानी कि ग्रीनलैंड डोमेस्टिक लॉ अपनी सेल्फ रूल के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो ये तो इंटरनेशनल लॉ का सिनेरियो हो गया। अब रिस्पॉन्स क्या है यूरोप का और इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या है? यूरोपीय लीडर्स ने पहले तो कोशिश की कि ट्रंप को किसी तरीके से अपने साथ बिठाएं, लेकिन वो बात नहीं बनी। फिर उन्होंने कहा कि हम जो से हैं वो ग्रीनलैंड को नहीं जाने देंगे। तो कुछ उन्होंने थोड़े सारे ट्रूप्स भेज दिए वहाँ पे, सब यूरोपीय यूनियन ने मिलके, यूरोपियन कंट्रीज ने मिलके कुछ ट्रूप्स चले गए। फिर उन्होंने पैकेज अप्रूव कर दिया 107 बिलियन का रिटेलिएशन पैकेज, ताकि यूएस का थ्रेट को काउंटर करें। फिर अब फर्दर क्या इसमें एस्केलेशन हुई है कि अब यूरोप ने ये भी कंसिडर करना शुरू कर दिया कि जो ट्रेड के मामले पे है वो यूरोप भी टैरिफ लगा दे अमेरिका के ऊपर। यूरोप की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर है, तो अगर वो इकोनॉमिक बॉम्ब यूरोप ने यूज़ किया तो अमेरिका के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर यूरोप की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो यूरोप अगर इन्वेस्टमेंट निकाल ले, कंपनीज़ को अगर वो फ्रीज़ कर दे अमेरिकन कंपनीज़ को, तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा चाइना ने क्या कहा है? चाइना कहता है कि यूएस जो है वो हमारी लॉजिक यूज़ ना करे ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के लिए, हम तो पीसफुल पर्पस के लिए वहाँ पे हैं। रशिया क्या चाहता है? रशिया चाहता है कि ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड को शामिल कर लें। क्यों? उससे नेटो वीक होगी। तो जो ट्रंप करना चाह रहे हैं उससे में भी नेटो वीक हो और वो रशिया को बेनिफिट जाएगा, और ज़ाहिर बात है चाइना को भी साथ बेनिफिट जाएगा। तो चाइना और रशिया जो हैं इसको अपोज नहीं करेंगे। यूरोपीय यूनियन अपोज कर रही है, नेटो अपोज कर रहा है, क्योंकि ये उनके लिए थ्रेट है। चाइना का रिस्पॉन्स, रशिया का रिस्पॉन्स देख के लगता है कि ट्रंप जो से हैं वो मज़ीद एग्रेसिव होंगे, लेकिन यूरोपीय यूनियन का रिस्पॉन्स भी आना बाकी है, जो कि फाइनली डिटरमिन करेगा कि ट्रंप यूज़ ऑफ फोर्स करेंगे या नहीं करेंगे। तो ग्रीनलैंड जो सा है वो ट्रंप के मुताबिक अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप वाले कहते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन होगी, और दुनिया अभी देख रही है कि ये मामला किस तरफ जाएगा। और फ्यूचर में अगर ग्रीनलैंड अमेरिका की तरफ चला जाता है, अमेरिका उसे एक्वायर कर लेता है बाय फोर्स, तो ये फ्यूचर के लिए, दुनिया के लिए एक नया प्रेसिडेंट सेट करेगा जिसमें माइट इज़ राइट होगा और जिसके तहत इंटरनेशनल लॉ की बुक्कत ख़त्म हो जाएगी। तो ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट फोकस में है, और ट्रंप देखते हैं इस पर किस हद तक जाते हैं, और मुझे लगता है कि ट्रंप किसी भी हद तक जाएंगे इसको एक्वायर करने के लिए। थैंक यू।